आप इसको चालू है। आप इसको एक चीज तो महसूस कर रहे हो बेटा कि आपने सिलेबस तो बचपन से लेकर अभी तक कई बार देखा होगा, लेकिन सिलेबस को इस तरीके से नहीं देखा होगा। बेसिकली क्या होता है ना कि सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं होता, सिलेक्शन उस पढ़ाई को एक तरीके से करने से होता है। तो जो तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप इसको स्टार्टिंग से अगर देखेंगे, पूरे साल भर ऐसे कंटिन्यू करेंगे अपन मिलके, दोनों स्टडी करेंगे अपन लोग, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक भी आएगी। अब अगर एक चीज देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स के बाद हमने अभी तक क्या डील किया बेटा, अब आप देखो बस वैसे ही बोलो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, इलेक्ट्रो 1, इलेक्ट्रो 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रेस्ट में होगा। करंट सिटी की बात की, चार्ज दौड़ने लगा। उसके बाद भाई साहब मैग्नेटिज्म की बात की। मैग्नेटिज्म के बाद अगर देखा जाए तो दोनों मिल गए, चार्ज और मैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद देखा भाई साहब करंट दौड़ा मिलने से, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसके बाद भाई साहब वेव चलने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स की बात करें, दो टाइप की वेव, दो टाइप से चलने का तरीका देखा आपने, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो रे ऑप्टिक्स, नहीं लग रहा होगा तो भाई साहब वेव ऑप्टिक्स की बात करोगे। एक्चुअल में देखा जाए तो लाइट दोगली है। क्या बोला? लाइट दोगली है या लाइट दोगला, भाई साहब आपको जो मानना है वो मान लो कि दोगला या दोगली, वो आप डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो लाइट दोगली है। कई साइंटिस्टों की जिंदगी निकल गई भाई साहब आज तक, अगर अभी तक भी देखा है तो अभी भी इस पे कहीं ना कहीं रिसर्च चल रही है। साइंटिस्टों की जीवन निकल गया, उन्हें जीवन झोंक दिया इसमें कि लाइट के नेचर को पता करने के लिए, लेकिन कंक्लूजन ये निकल के आया कि लाइट दोगली है। अब अगर सर लाइट दोगली है तो हम कौन सी चीज को सही माने? आप किसी चीज को सही मत मानो। आप जब वो रे ऑप्टिक्स, रे चले तो रे मान लो, वेव चले तो वेव मान लो, यानी जो चले वैसा मान लो। आपको या तो जिंदगी निकाल लो, पता कर लो भाई साहब क्या नेचर है। अगर उसी का नेचर पता कर लोगे तो भाई साहब शादी कब करोगे? लाइट का नेचर पता करते रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कभी तो कुछ करेगा भाई। तो या तो लाइट का नेचर पता कर ले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम साइंटिस्ट मत बनो, बहुत अच्छी बात है साइंटिस्ट बनो, इस चीज में काफी रिसर्च करो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए 12th के लेवल पे जैसा मैं सिखा रहा हूं तो साइंटिस्ट बन जाएगा, मैं वो सिखाऊंगा जैसा तू बोलेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको समझ ले। तो लाइट दोगली एक तरीके से, तो रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोगली के दो भाई साहब दो तरीके हुए, तो दो तरीके अपन ने देखे। जब ऑप्टिक्स के बाद बात करेंगे तो ये सारी बातें पुरानी हो गई, अब थोड़ी सी नई बात पे आते हैं। तो फिजिक्स बोलती है कि अब कुछ नया, अब की बार कुछ नया होना चाहिए भाई साहब। तो नया क्या? तो जो अगली यूनिट, अगला चैप्टर आएगा, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाइए। चैप्टर है, यूनिट नहीं है। यूनिट कितनी है? 9। ये चैप्टरों का बाइफर्केशन है, एक एक यूनिटों में। जैसे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर है, काइनेटिक भी 1 उसी में आता है, उसका मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में भी, फिर उसके बाद बाइफर्केशन ऐसे किया गया। तो चैप्टर बता रहा हूं मैं तेरे को, जो हम क्लास में स्टडी करेंगे। देख भाई आगे समझ। अगला तो फिजिक्स बोलती है कुछ नया होना चाहिए। तो जो नई फिजिक्स आई उसके बाद क्या बोला उसको? मॉडर्न फिजिक्स। ये नहीं है तो बहुत पुरानी, भाई साहब तू ही पैदा नहीं हुआ था तब की फिजिक्स आई, मैं भी नहीं हुआ था पैदा, तब से ये पैदा हो चुकी थी। तो मॉडर्न नहीं है, लेकिन तब नाम चूंकि तब के लिए नहीं थी, तो आज भी वही नाम चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स। अब अगर मैं एक चीज में देखूं मॉडर्न फिजिक्स में, यानी ऑप्टिक्स के बाद अगर बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टरों के नाम इसमें देखने बेटा। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब हम चैप्टर देखेंगे उसे बोलेंगे, चैप्टर 9 तक हो गया था, चैप्टर 10। कौन सा चैप्टर बेटा? 10 का नाम होगा डुअल नेचर, दोगला नेचर। डुअल नेचर यानी दोगला नेचर। नोट करो बेटा इसको, डुअल नेचर। तो डुअल नेचर अगर समझे तो डुअल नेचर किसका होगा? डुअल नेचर मैटर का, डुअल नेचर मैटर का। ये मैटर वो नहीं है तो स्कूल में करते आता है जो भाई साहब, ये वाला मैटर नहीं है तो स्कूल में रोज करके आता है, घर पे नहीं बताता उस मैटर को। ये वाला मैटर नहीं है, मैटर मतलब इसमें होगा मास, ठीक है। तो डुअल नेचर का आएगा मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये अगला चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स का कि भाई मैटर के 2 नेचर, हम 2 भाई, हम 2 हमारे 2। इसी तरीके से डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कि मैटर के 2 टाइप के नेचर होंगे, मैटर के और रेडिएशन के, तो डुअल नेचर होंगे। उस पर चर्चा करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर मॉडर्न के हिस्सा है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में मैटर के बाद क्या होगा इसमें? डुअल नेचर के बाद अब बात करेंगे एटम।
कौन सा टर्म? एटम। कौन सा टर्म बेटा? एटम। तुमने टम सुनी होगी, ये एटम है ये, ठीक है। तो एटम में अगर बात करें तो एटम क्या होता है? एक बहुत अच्छी सी कहावत है, एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का मतलब है ए, एक का मतलब है टॉम। ए का मतलब, कि टॉम मतलब कुत्ता नहीं है भाई साहब, कि टॉम मतलब तो कुत्ता समझ ले, कई बच्चे घरों में कुत्ते का नाम टॉम या टॉमी होता है। तो एटम का मीनिंग क्या होता है? ए का मतलब होता है बेटा कैन नॉट। क्या होता है ए का मतलब? कैन नॉट। क्यों सर बेवकूफ बना रहे हो भाई? ये मैंने नहीं बोला, ये बुकें बोलती है इस चीज को। ए का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। टॉम का मीनिंग होता है कट, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जो बिल्कुल बेसिक पार्टिकल है, इससे ज्यादा कट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एटम। लेकिन भाई साहब हम लोगों में तो, अगर इंसानों में देखा जाए तो इंसानों में तो ना हर चीज के लिए एक जोश है, एक पागलपन है। और अगर एक देसी आदमी बोले तो बोलेगा ना खुजली है यार, आदमी बहुत खुजली है, साइंटिस्ट में बहुत खुजली है, वो मानते नहीं है। साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी है, साइंटिस्ट ने एटम का मतलब कैन नॉट कट होता है, वो कैसे नहीं कटेगा? कैसे नहीं कटेगा भाई साहब? एक्चुअल में इंडिया में तर्क नहीं चलता, कुतर्क चलता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होगा? तो साइंटिस्टों ने उसके चक्कर में इसको भी काटा, उसके बाद और भी डिटेल में स्टडी करी, तो एटम को काटा तो उसके अंदर फिर पाया गया कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भाई साहब, जिस तरह से एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई तो न्यूक्लियस में भी घुस गया। न्यूक्लियस में उसको क्या मिला? न्यूक्लियस में बोला कि भाई साहब प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और उसने और भी भाई साहब पागल हो गया वो कर करके, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव होता है, उसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, अपनी अपनी शेल में चक्कर काटेंगे, और भी तमाम सारी बातें। कौन सी शेल होगी, कितनी बड़ी शेल होगी, उसका रेडियस क्या होगा, उसमें एनर्जी क्या होगी, उसका एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, उसमें एक्साइटमेंट कब आएगा, एक्साइटमेंट का मतलब एक्साइटेड स्टेट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, ये तमाम सारी बातें। उसमें फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड ने बोला, हाइजेनबर्ग ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, मैंने बोला, तूने बोला, जो समझ में है भाई साहब उसने बोला। अब वो क्या क्या बोला, तो वो एटम में जो जो बोला, तो भाई साहब वो एटम में देखेंगे। अगला जो चैप्टर आएगा, जब एटम के अंदर तुम पूरी तरीके से घुस चुके हो, तो इसी का अगला हिस्सा है एटम के बाद न्यूक्लियाई। कौन सा है बेटे? न्यूक्लियाई। एटम के बाद क्या है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की बात करेंगे। अगर इसको ऐसा बोलूं तो इसमें कोई खास बात, ऐसी कोई नई बात नहीं लगेगी आपको कि मैं ऐसा बोल दूंगा आपसे। आप चूंकि पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो भाई साहब, 12th क्लास के बच्चों में ऐसा मान के चलता हूं, आप 11th पास करके आए हो जेन्युइनली, कि भाई एटम और न्यूक्लियाई, एटम और न्यूक्लियाई को वीरी चैप्टर में डाल देंगे, ठीक है? हम नहीं डाल देंगे, सीबीएसई ने भी ऐसा किया वो भाई साहब। एटम और न्यूक्लियाई एक ही चैप्टर है, ठीक है? अगला जो देखेंगे, जो आपकी लास्ट बट नॉट लीस्ट फिजिक्स का पूरे सिलेबस का 12th के पोर्शन का जो भी लास्ट टॉपिक होगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलेंगे? अरे बोल भाई साहब, इसे बोलेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक। अरे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जिसको फर्दर अगर डिटेल में जाके बोले तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कौन सा कंडक्टर बोलते हैं? सेमी। ये सेमी का मतलब क्या होता है सर? ये आधा अधूरा है। ये कैसा है? आधा अधूरा कंडक्टर है। तो आधा क्या है? आधा इंसुलेटर। अरे आधा कंडक्टर तो आधा क्या होगा भाई साहब? इंसुलेटर। यानी ये कभी कभी तो भाई साहब इंसुलेटर बन जाता है, कभी कभी कंडक्टर बन जाता है। जब मर्जी है तब इंसुलेटर, जब मर्जी है तब कंडक्टर। ऐसे सोच रहा हूं, ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशन है उसकी, कब इंसुलेटर बनेगा, कब कंडक्टर बनेगा। तो इसमें देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो सुना सुना सा लग रहा है भाई साहब, सुना सुना सा इसलिए लग रहा है, मोबाइल तो चलाता है, तू देख भी रहा होगा मोबाइल में वीडियो, या यूट्यूब के मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप में कहीं ना कहीं जो देख रहा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। जब उसको खोल के देखेगा तो उसमें तेरे को ऐसा लगा होगा कि कुछ चीटा और चीटियों को ना किसी कलर में डुबो के चला दिया है, और उसमें अलग अलग जगह चिपका दिया गया। हरी हरी सी प्लेट होती है, उस पर लाल पीले हरे गुलाबी, रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह से उसमें डिवाइस लगे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं पेस्टिंग होती है, कहीं ना कहीं शोल्डरिंग होती है। वो क्या क्या होता है वो यहाँ जो जो होगा वो इस चैप्टर में देखेंगे। क्या बात समझ में आई? ये पूरे फिजिक्स के टॉपिक जो हमने देखे, जो हमें 12th में पूरे सेशन के दौरान देखने हैं, ये उनका सिनेरियो था। बेटा इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे आगे अभी देखेंगे। इसमें अगली बात क्या समझेंगे
कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑफ द चैप्टर इन द फर्दर कमिंग एग्जाम, ठीक है, ऑफ सीबीएसई एंड रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। तो अभी हमने चैप्टर में नाम सीखे, किसमें क्या क्या होगा ये सीखा। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स, तो उनका जो भाई कौन से चैप्टर में वेटेज क्या है, किस टॉपिक को कितना समय अपने घर में इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, तो भाई वो हमें सीखना होगा। फिर प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। इसको आप नोट कर लें बेटे एक बार जल्दी से, आगे देखते हैं। हाँ बेटे आपने नोट कर लिया, आगे देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वेटेज है भाई, जो मार्क्सों का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेटेज है यानी इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का जो वेटेज था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो 8 नंबर का है। सीबीएसई में कैसा है, 8 नंबर का। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो 7 नंबर का है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में फाइनली आएगी वो 7 नंबर में आएगी बेटा। उसके बाद अगर मैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म अगर देखा जाए तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का वेटेज भी 8 मार्क्स का है। जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म है बेटे वो भी 8 मार्क्स में आएगी आपके, ठीक है। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो अल्टरनेटिंग करंट है बेटे, ये इसका जो वेटेज है ये भी 8 नंबर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग जो करंट है ये भी 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो दोनों को मिला के 8 नंबर का एग्जामिनेशन में आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें तो 3 मार्क्स में है, लेकिन ये वेरिएबल है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं ये मार्क्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है ये 3 मार्क्स का टॉपिक है। अगला ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स की अगर मैं बात कर लूंगा तो ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है वो बेसिकली 17 नंबर का है। ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है 17 नंबर का है, यानी ऐसे मान सकते हो आप 14 नंबर की ऑप्टिक्स और 3 नंबर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इनको मिला के अगर बोलोगे तो 17 नंबर का है। अकेली ऑप्टिक्स रे और वेव ऑप्टिक्स बोलोगे तो 14 नंबर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो 3 नंबर का है। तो मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, आपके सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उनने तीनों को मिला के एक यूनिट का दर्जा दिया, वो तीनों को मिला के एक यूनिट बोल रहे हैं वो कंप्लीट, तो ये 17 नंबर का आपका पोर्शन होगा। आगे अगर देखेंगे इसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर में जो रेडिएशन का जो पोर्शन है, यानी जो पोर्शन हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का जो पोर्शन था, मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन अगर देखा जाए तो डुअल नेचर 4 मार्क्स का है, एटम और न्यूक्लियर 6 मार्क्स का है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो 7 मार्क्स का है, और जो कम्युनिकेशन पहले हुआ करता था वो 5 मार्क्स में हुआ करता था, लेकिन उस कम्युनिकेशन के मार्क्स को जो 5 मार्क्स में था उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। वो एडजस्ट कैसे, तो वो कुछ पोर्शन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एड ऑन कर दिया, कुछ पोर्शन जैसे आपका इसमें मॉडर्न में एड ऑन कर दिया, तो वो थोड़ा सा वेरिएबल पोर्शन है। नए सेशन का जैसे ही वो आपका पोर्शन आएगा वो आपको रिस्पेक्टिव वीडियो में और क्लास में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये पूरा सिनेरियो था जो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके था, यानी ओवरऑल जो मार्क्स का आपका जो सिस्टमैटिक मैनर में था 70 नंबर का पेपर आएगा। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद बाकी जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के आपके होते हैं। तो इस तरह से हमने वीडियो कंप्लीट किया। आई होप सो आपको ये पूरा 12th के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो, 12th का सिलेबस का सिनेरियो समझ में आया हुआ है। इसी तरह से मैं आईआईटी जे वाले पोर्शन को और इन फर्दर कमिंग वीडियोस में चैप्टर अगले वीडियो से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 यानी यूनिट 1 स्टार्ट करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड स्टे वाचिंग एंड आवर वीडियो, ऑल द वीडियोज इन रिस्पेक्टिव मैनर। और आपको जो भी डाउट है कमेंट से बताइएगा बेटे। वी आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू बच्चों।